तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में जो मोशन है उस मोशन को बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास में कोई सिंपल सिनेरियो लेके चल लेते हैं कि अगर आपको क्लास लगानी है डेली स्कूल में, तो आपको से 9 बजे जाना होता है डेली। ठीक है। तो आपको अगर क्लास लगानी है तो 9 बजे ही जाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है अपने पास में कंस्ट्रेंट। ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट ऐसे हो सकता है जैसे कि डेली मोबाइल के अंदर में 2 GB डाटा आता है, तो डेली आपको 2 GB डाटा के अंदर ही बाकी सारे काम करने होते हैं। तो ये अपने पास में कंस्ट्रेंट हो गया है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको बोला जाता है कंस्ट्रेंट। कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लग गई है, उस रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में जो मोशन होता है उस मोशन को बोला जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसका मतलब है द मोशन अंडर रेस्ट्रिक्शन। कोई भी मोशन जो रेस्ट्रिक्शंस के अंदर हो रहा है, ठीक है, ऐसे मोशन को बोला जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। द कंस्ट्रेंट या फिर जो अपने पास में रेस्ट्रिक्शन है, द रेस्ट्रिक्शन मे बी फिजिकल कंडीशन और एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं या कोई फिजिकल सिचुएशन है वो भी हो सकती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन किस किस तरीके से होता है। तो मेन जो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें 3 टाइप के कंस्ट्रेंट आएंगे: स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले वाला जो हम पर जो कंस्ट्रेंट मोशन है वो करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कोई अपने पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वजह से जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसको बोला जाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एग्जांपल बताता हूँ। 2 ब्लॉक है अपने पास में, एक है ब्लॉक बी और एक है ब्लॉक ए। आगे वाला जो ब्लॉक है वो है ब्लॉक ए और इसके पीछे जो लगा हुआ है वो है ब्लॉक बी। ठीक है। अगर सिंपल सिनेरियो में लेकर चल लेते हैं, ए है उसको मैं राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियस सी बात है बी की वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और ये जिस वजह से हो पाई है वही होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इसका क्या मतलब है कि जिस स्पीड से ए चलेगा उसी स्पीड से बी चलेगा, ये होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इससे ज़्यादा इसके अंदर में कुछ नहीं है। इससे पहले हम स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। देयर आर 2 प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की कम से कम ये 2 प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग है जो वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सेकंड है जो स्ट्रिंग है वो अपने पास में मासलेस होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग का जो मास है उसको हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम ले लें कि स्ट्रिंग ही 2000 kg की है, ठीक है, और जो मास खींच रहा है वो अपने पास में है 1 kg का, तो उस केस में तो स्ट्रिंग ही नहीं चलेगी, ओबियस सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो स्ट्रिंग है वो मासलेस होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, कि मतलब एक्सटेंड नहीं हो किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। और ओबियस सी बात है स्ट्रिंग स्लैक भी ना हो। स्लैक ना हो मतलब कि ऐसी अगर लूज रखी हुई जो स्ट्रिंग है उसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है वो क्या होता है वो लिखते हैं: द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग remains constant always।
जो स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये हो जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे देखो ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट की जो स्ट्रिंग के अलोंग में वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी है 10 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। इसको ही बोला जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म। इस तरीके से मान लेते हैं एक अपने पास में स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर में मल्टीपल पॉइंट्स है, बहुत सारे इसके अंदर में पॉइंट है। ये वाला जो इसके अंदर में पॉइंट है ये आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इससे जस्ट पास वाला पॉइंट है वो भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इससे जस्ट नेक्स्ट है वो भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा, इससे जस्ट नेक्स्ट है वो भी, इससे जस्ट नेक्स्ट है वो भी। क्योंकि अपने पास में स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट है और स्ट्रिंग का हर पॉइंट, स्ट्रिंग के अंदर का हर पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ जा रहा है, ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में एक सबसे पहला जो केस है वो है, ये है बी, इसको मैंने एक पुल्ली से घुमाकर ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ए वाला पार्टिकल है, मतलब ए वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी की वेलोसिटी बतानी है। तो ए वाला अगर 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट भी 10 की यहाँ से जाएगा, 10 से इधर जा रहा होगा, ये 10 से इधर, ये 10 से इधर, ये 10 की स्पीड से इधर, ये 10 की स्पीड से इधर। बी के साथ में जो बंधा हुआ है वो भी 10 की स्पीड से इस तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब है बी की वेलोसिटी आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड इन राइट डायरेक्शन। ये हो जाता है इसका आंसर। बिल्कुल इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है वो करते हैं। देखो इस तरीके से है अपने पास में एक सिनेरियो। ठीक है, इस सिनेरियो में एक ब्लॉक रखा हुआ है बी। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी दूसरे ब्लॉक से बंधा हुआ है और इस ब्लॉक का नाम मैंने दे रखा है ए। ठीक है, ये है ब्लॉक बी। ओके, तो इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है। ए को मैं अगर राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला जो एंगल है ये गिवन है 53 डिग्री। तो इस केस में हमें निकालना है बी की वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो चलो देखो कैलकुलेट करते हैं, इजी ही क्वेश्चन है। तो हमें कौन सी वेलोसिटी देखनी है, जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो देखनी है। अब जो 20 मीटर पर सेकंड है वो ए वाले पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है। हमेशा जो कंपोनेंट किए जाते हैं वो नेट वेलोसिटी के ही किए जाते हैं। तो इस नेट वेलोसिटी का मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करता हूँ, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। तो ये एंगल भी 53 है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 कोस 53। तो स्ट्रिंग का जो इस ये वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हो गई है 20 कोस 53। इसके जस्ट पास वाले की भी यही, इसके यहाँ पे भी यही 20 कोस 53, 20 कोस 53, 20 कोस 53, 20 कोस 53। यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ गई है वी। तो जो वी है उसकी वैल्यू बन गई है 20 कोस 53। जो बी की वेलोसिटी है वो क्या हो गई है 20 कोस ऑफ 53। इसका मतलब है 20 इंटू 3/5, तो 4 इंटू 3, तो इसकी वेलोसिटी हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड। बी वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अपने पास में कंस्टेंट मोशन का यूज करके इसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली है। और देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें वो भी सोल्व करते हैं। इस तरीके से अपने पास में एक रोड है। ठीक है, ये है रोड। इस रोड के अंदर में एक छल्ला जैसा मैंने कुछ डाल रखा है। ठीक है, छल्ला मतलब इसके अंदर में बीड, बीड भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये बीड है इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। बीड जो है अपने पास में किस तरफ भी चल रहा है वो नहीं मान देते हैं। ठीक है, बीड को मैंने एक रस्सी से बांध दिया है। अब रस्सी को यहाँ पे एक पुली पे घुमा दिया है। ठीक है, पुली इधर स्टेशनरी इसको बांधा गया है।
अगर मैं इस पोर्शन को 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता हूं तो उस केस में बीड की जो वेलोसिटी है वो बतानी है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बीड। ये हो गया है अपने पास में क्वेश्चन, और साथ साथ में एक एंगल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया है ये है 30 डिग्री। ऐसा अपने पास में सिनेरियो गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन है उसको लगाते हैं। अब जो बीड है, बीड के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि बीड सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो बीड की जो नेट वेलोसिटी है वो हो गई है v। ठीक है, बीड की वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में वो v हो गई है, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में बीड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos 30। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है v cos 30, इस पॉइंट की भी, इससे अगले पॉइंट की भी, यहाँ के v cos 30, यहाँ के भी v cos 30। तो यहाँ से क्या पता चल गया है, जो v cos 30 है वो 10 के ही इक्वल है। v इंटू cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये है 10। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 20/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई है बीड की वेलोसिटी। इस तरीके से अपने पास में जो बीड है उसकी वेलोसिटी को निकाला जा सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के कंस्ट्रेंट आते हैं वो है पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट तो पुली कंस्ट्रेंट को समझते हैं कि पुली कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। पुली कंस्ट्रेंट सेम ही होते हैं जिस तरीके से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होते हैं वैसे ही, सेम एज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। जिस तरीके से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होते हैं वैसे के वैसे ही होते हैं पुली कंस्ट्रेंट, कोई भी उनके अंदर में फ़र्क नहीं है। ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें पुली पहले से ही आ रही थी। पुली में एक अलग टाइप का सिनेरियो आएगा, उस केस में हम पढ़ेंगे। अब पुली में अपने पास में एक ये पॉइंट है, एक ये दूसरा ब्लॉक है ए, दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो है बी। ठीक है, अगर जो अपने पास में ए बी वाला ब्लॉक है वो मान लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बी का जो एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का जो एक्सेलरेशन है वो बताना है, पुली को ऊपर से मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और जो ये जो रोप है इसके ऊपर से घूम के ऐसे आ रही है, ऐसे है सिनेरियो। जैसे बी वाला ब्लॉक अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे ऊपर वाले पॉइंट का भी 20 हो जाएगा, इससे ऊपर वाले का भी, इधर का भी। तो ऐसे ऐसे हर किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन है वो देखा जा सकता है। तो ए वाला पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में पुली के ऊपर में जो स्ट्रिंग थी उसका ही कंस्टेंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही सिनेरियो है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। ऐसे अपने पास में सिनेरियो है, इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है वो है एक्सेलरेशन ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस मोमेंट। ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट पे बी की वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, ऐसा अपने पास में ये सिनेरियो है। अब ए की वेलोसिटी है, ए के अंदर में हम स्ट्रिंग के अलोंग की वेलोसिटी देखेंगे। तो ए पे जो स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी है वो ये हो जाएगी। अब ये है 10, नेट वेलोसिटी है 10। अब ये वाला एंगल है ये 53 ही है, ये वाला जो एंगल है ये है 53 डिग्री। तो 10 की इधर वाली वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 10 cos 53 डिग्री। बी की जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी वी बी, जो कि हमें निकालनी है। अब बी की जो स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी है वो हो जाएगी वी बी cos 37। ऐसा कोई भी सिनेरियो आए उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, कंपोनेंट हम सिर्फ नेट वेलोसिटी के ही करते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि इस तरफ वाली वेलोसिटी को अपने पास में लिख के उधर का कंपोनेंट ये है ना, ऐसा नहीं करेंगे।
ठीक है, इसको नेट मान लो और इसको ऐसा नहीं होगा। ए की जो नेट वेलोसिटी है वो है ये, बी की जो नेट वेलोसिटी है वो है ये, इनके कंपोनेंट ही हम कर सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है इसकी वह है tan cos 53, इसकी इधर डायरेक्शन में tan cos 53, tan cos 53, इसकी इधर डायरेक्शन में tan cos 53, इस तरीके से रहेगा। ये बन जाता है VB cos 37 इज इक्वल टू tan cos 53। VB cos 37 इज इक्वल टू tan cos of 53 डिग्री। VB cos 37 बन जाता है 4/5 tan इंटू 3/5, ये बन जाता है। इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो VB है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट, जो कि बन जाएगी 30/4। 30/4 हो जाता है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अपने पास में B की वेलोसिटी आ जाती है। बिल्कुल ही सिंपल सिनेरियो था, कुछ भी इसमें मुश्किल जैसा नहीं है। अगला इसके अलावा कंसेप्ट आता है, जब अगर मान लेते अपनी पुली ही मोशन में हो, when pulley is in motion, जिस पुली से हमने जो पुली यहाँ पे फिक्स करी हुई थी इन दोनों क्वेश्चन में, अगर वो पुली मोशन में हो तब किस तरीके से कंस्टेंट लगाया जाएगा। ये मान लेते हैं पुली है, इसके इस तरफ स्ट्रिंग बांध रखी है, इसके इस तरफ स्ट्रिंग बांध रखी है। एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, ये है पुली। पुली मान लेते हैं ऊपर डायरेक्शन में VP से जा रही है, तो ये स्ट्रिंग है, इसकी वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में VA है, इसकी स्ट्रिंग है VB। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की टर्म्स में मैंने लिख दिया है। जैसा कि हमें पता है पुली अगर रेस्ट पे हो तो अपने पास में A की जो वेलोसिटी है और B की वेलोसिटी है जस्ट इक्वल और अपोजिट होंगी। अगर A ऊपर जा रहा है तो B नीचे जाएगा, B ऊपर जा रहा है तो A नीचे जाएगा, ऐसा होता है। तो जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। A की वेलोसिटी क्या हो जाएगी पुली के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। पुली वाली दोनों टर्म है उनको राइट साइड में ले जाएंगे, 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B। तो यहाँ से जो पुली है उसकी वेलोसिटी आ जाती है A की वेलोसिटी प्लस B की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ऐसा है अपने पास में पुली की वेलोसिटी। पुली जो है उसकी वेलोसिटी A और B की जो वेलोसिटी है उसका एवरेज आएगी। ये अपने पास में कंसेप्ट रहेगा ऐसे केसेस में। तो अब देखो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, उसको करते हैं। ये है अब अपने पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि B जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। पुली जो है वो 10 की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है, A वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, B वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है वही निकालनी है। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा, पुली की जो वेलोसिटी है वो A की वेलोसिटी प्लस B की वेलोसिटी का एवरेज होगा। पुली जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है 10 की स्पीड से, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। A की वेलोसिटी डाउनवर्ड में है तो उसको लिख दिया है -5 मीटर पर सेकेंड प्लस B की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को राइट साइड में ले जाता हूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड, A की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड प्लस वेलोसिटी ऑफ B। तो जो अपने पास में B है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जो B वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी आ जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है अपवर्ड। A को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि A की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं इस सिनेरियो में। तो अब जैसा अपने पास में स्ट्रिंग कंस्टेंट है वैसा ही अपने पास में होता है रोड कंस्टेंट।
रोड कंस्ट्रेंट। ठीक है, रोड कंस्ट्रेंट को समझने से पहले रोड की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रोड इज टेकन मासलेस। जो हमने रोड कंसिडर करी है वो मासलेस है। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि वेलोसिटी अलोंग रोड मस्ट बी कांस्टेंट। जो रोड है, रोड के अलोंग वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस पे बेस्ड है एक एग्जांपल, वो एग्जांपल मैं लिखता हूं। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, एक रोड है, एक थिक रोड है जिसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है। एक 90 डिग्री पे कुछ दीवार बनाई हुई है, उस पर रखा हुआ है। ठीक है, जो लोवेस्ट वाला एंड है रोड का वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है और वो 10 की स्पीड से मूव कर रहा है। ये एंड है, इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस एंड को मैं बोल देता हूँ ए, और दूसरा वाला जो टॉप मोस्ट एंड है उसको मैंने बोल दिया है बी। तो बी की जो वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बी वाला एंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा वी बी वेलोसिटी से। ए की वेलोसिटी तो गिवन ही है। तो अब ए की वेलोसिटी का रोड के अलोंग वाला कंपोनेंट करते हैं। तो क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा, और tan का इधर वाला कंपोनेंट है वो बन जाएगा tan cos 60। ठीक है, अब b का जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरफ है, इस तरफ इसकी b की वेलोसिटी का कंपोनेंट करते हैं। तो b की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो हो जाता है vb, क्योंकि ये एंगल 60 था और टोटल एंगल है 90, तो इधर वाला जो एंगल है वो बन जाता है 30, vb cos 30। तो जो tan cos 60 है और vb cos 30 है, दोनों रोड के ही अलोंग है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो tan cos 30 इज इक्वल टू vb cos 60। तो tan cos 30 है उसकी वैल्यू हो जाती है √3/2, vb cos 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। vb जो है ये हमने सही लिखा है, एक सेकंड रुकना, tan cos 30 इज इक्वल टू, रुक जाओ उल्टा लिख दिया ना, tan cos 60 इज इक्वल टू vb cos 30। ये था बेटा, कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी थी। tan cos 60 है अपने पास में 1/2 इज इक्वल टू वी बी इंटू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, वी बी की वैल्यू हो जाती है 10/√3। इस तरीके से जो बी वाले पॉइंट है उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, बस यही अपने पास में कंसेप्ट था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो कंस्ट्रेंट है वो है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट देखो क्या बताता है। इस तरीके से है अपने पास में, मान लेते हैं कोई वेज है। वेज का मतलब हो जाता है लकड़ी का कोई फट्टा जैसा कुछ हमने ले लिया है, लकड़ी का कोई ब्लॉक। इसके ऊपर में हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट क्या बताता है, जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सिर्फ इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक का मोशन नॉट अलाउड है। ठीक है, ब्लॉक है इसके ऊपर ही स्लिप कर सकता है, इसके ऊपर ही स्लाइड कर सकता है, ना तो इससे ऊपर जा सकता है ना इससे नीचे, इसके अंदर भी नहीं धस सकता है ना इससे ऊपर जा सकता है। ये है अपने पास में वेज। इस डायरेक्शन में जो मोशन है वो है अलाउड। बस इतना सा होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो क्या है कि ब्लॉक कैन जस्ट स्लाइड ऑन वेज। जो ब्लॉक है वो सिर्फ वेज पे स्लाइड कर सकता है। नो मोशन ऑफ ब्लॉक अलोंग नॉर्मल।
इज अलाउड। नॉर्मल के अलोंग में इसका कोई भी मोशन अलाउड नहीं होगा। इतना सा अपने पास में हो जाता है इसमें कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इस ये सब कंस्ट्रेंट मोशन हमें पता होगा, तभी हम इससे आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। ये अगर कंस्ट्रेंट मोशन हमें पता है तो फिर हम इससे आगे जाके जो वेज ब्लॉक वाली प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर पाएंगे। इससे अलावा इन प्रॉब्लम्स को, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे शेर मेरे चीतो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FBD भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले समझते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को। ठीक है, द डायग्राम दैट represent the forces acting on entire body is known as free body डायग्राम। ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी एंटायर बॉडी के ऊपर में लगने वाले फोर्सेस को, उसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इस केस में हम ओनली वो फोर्स लिखते हैं जो किसी बॉडी के ऊपर में लग रहे हैं, ना कि वो फोर्स जो बॉडी लगा रही है। इस चीज को ध्यान रखना कि ओनली राइट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नोट द फोर्स एक्टेड बाय द बॉडी। वो वाले फोर्स बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे जो बॉडी लगा रही है, वो वाले फोर्स लिखेंगे जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ये अपने पास में होता है फ्री बॉडी डायग्राम का जो मेन लॉजिक है वो। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला जो केस आता है वो है ब्लॉक ऑन टेबल। ब्लॉक ऑन टेबल, कोई टेबल है, टेबल के ऊपर में मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक जैसे ही पूरा पढ़ोगे आपको सारे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पे बेस्ड वो आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, सारे ही आने लग जाएंगे, इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले इस तरीके से है अपने पास में टेबल, इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। ये अपने पास में ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट होगा वो हो जाएगा mg, और क्योंकि ये इस सरफेस पे रखा है, ये वाली सरफेस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश दे रही है, जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश दे रही है उसको बोला जाएगा नॉर्मल। बस ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कोई अपने पास में इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। नीचे देखो, ऐसा अपने पास में कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन है थीटा, इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है इसके ऊपर में रखा हुआ ब्लॉक जिसका मास है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाली सरफेस है, ये दोनों की अपने पास में जो सरफेस है वो है, इससे नॉर्मल है वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ये अपने पास में हो जाता है ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड है, वो बनाता हूँ। एक अपने पास में स्फीयर है, उसको मैंने वेज पे रखा हुआ है, ए सॉलिड स्फीयर ऑन वेज।
वेज की शेप देखना किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंगली ही रखा गया है। ऐसे सा अपने पास में वेज है, ठीक है, ऐसा वेज है। इसके ऊपर में मैंने एक स्फीयर को रख दिया है, ऐसे हमने एक स्फीयर है उसको रखा हुआ है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका जो सेंटर है वो है ये, सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इसका वेट, जो कि होगा mg। ये वाली सरफेस इसके साथ में कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा नॉर्मल। इधर पे भी एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा जो कि इस सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ n2, इसको मैंने लिख दिया है n1। ये हो चुका है यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का, ठीक है। जो नॉर्मल है वो दो सरफेसिस का जो कांटेक्ट होता है वहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होता है। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में अगला जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो नंबर 4, a block hang by string। कोई एक ब्लॉक है जिसको मैंने स्ट्रिंग से हैंग कर दिया है, ऐसे है अपने पास में ये सीलिंग है। इस सीलिंग से एक रस्सी बांधी, उस रस्सी से नीचे एक ब्लॉक को बांध दिया है। ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ये जो रस्सी है इसके अंदर में टेंशन आ रही होगी, और जो नीचे है इस डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा, बस ये हो जाता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी बॉडी हो उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर में लिखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है जिसको नोट करके लिख लो, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो जब लगते हैं जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको बोल देते हैं फील्ड फोर्सेस, ठीक है। ऐसे फोर्स हैं जो अपने पास में किसी बॉडी के फील्ड की वजह से लग रहे होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब में आएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जब लगते हैं जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी तब लगते हैं। स्प्रिंग फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। नेक्स्ट चीज़ है फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस हैं ये वो फोर्स हैं जो अपने पास में फील्ड की वजह से लगते हैं, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में ना हो तब भी लग सकते हैं, ठीक है। दीज कैन एक्ट, दीज मे बी एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या जो अपने पास में वेट है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अर्थ है और हम है, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी अपने बीच में वो फोर्स लग रहा होता है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये डिफरेंस था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। चलो अपना जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर में इस तरीके से फोर्स लग रहे हो कि उनका रिजल्टेंट हम निकालें तो वो जीरो आए, या उनका जो नेट फोर्स है वो निकाले तो हमारे पास में जीरो आए। इक्विलिब्रियम में जो फोर्स लग रहे होते हैं वो सारे बैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं, तभी उनका रिजल्टेंट जीरो आता है। इफ नेट फोर्सेज ऑन ए बॉडी आर
जीरो, किसी बॉडी पे लगने वाला अगर नेट फोर्स जीरो है देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर कोई बॉडी है इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो अगर उसका मास कांस्टेंट है इसका मतलब है उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट दो तरीकों से हो सकती है, ठीक है। एक तरीका है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब वेलोसिटी जीरो ही हो, ठीक है। ऐसा कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही है, वेलोसिटी हमेशा ही जीरो है, या पार्टिकल हमेशा ही रेस्ट पे है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरे पर टाइप का जो इक्विलिब्रियम है उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे वेलोसिटी है तो कांस्टेंट बट वो नॉन जीरो है, बॉडी मोशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी रहेगी उस पे भी लगने वाला नेट फोर्स जीरो रहेगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं। तो अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ सिनेरियो हैं, उनको हम करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही है, ए ब्लॉक ऑन टेबल। कोई टेबल है, टेबल पे रखा हुआ एक ब्लॉक है, ठीक है। इसकी वजह से जो वेट लग रहा होगा वो डाउनवर्ड में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। अब ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा, तो इस पे लगने वाले फोर्स कैसे हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स है इसका मतलब है जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ जाती है, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। और देखो नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, एक टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा है जिस ब्लॉक का मास है 2 kg, और मैंने उसके ऊपर से 10 न्यूटन का पुश भी डाल रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल बाय ब्लॉक। इसमें चाहे ये पूछ ले नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल बाय ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बाय टेबल, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर ही हैं। 2 kg है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इसका जो वेट है वो हो जाएगा 2 × g, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रहा होगा नॉर्मल, और साथ साथ में एक 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो ये इस पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस्ड फोर्स हैं, तो जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो है नॉर्मल, डाउनवर्ड में 10 + 2g, 10 और 2g को बोल दिया है 20, तो जो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है वो होगा 30 न्यूटन। इस तरीके से इस पे लगने वाले फोर्स होते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो किस तरीके से है। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। सबसे नीचे रखा है एक ब्लॉक, एक उसके ऊपर रखा है, ये है इस पे रखा हुआ दूसरा ब्लॉक, और तीसरा ब्लॉक है वो इस पे रखा है। इस तरीके से ये 3 ब्लॉक हैं, ये है m1, ये है m2 और ये है m3, ठीक है। इस केस में हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ईच सरफेस।
इसमें जितनी भी सरफेस है इन सब के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उस केस में हमें निकालना होता है, इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, M1 का, M2 का और M3 का। तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ M1 का। M1 का अगर मैं वेट लिखूँ तो M1 का वेट आ जाएगा M1G, उसमें नीचे से ऊपर की तरफ में लग जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये वाली सरफेस है ये M1 पे इस तरीके से नॉर्मल लगा रही है, तो मैंने उसको ऊपर की तरफ लिख दिया है। अगर कि नॉर्मल और M1G है, दोनों की दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं, तो इसको मैंने सीधा ही लिख दिया है N1 इज इक्वल टू M1G। अगला फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का। ये है M2। ठीक है, M2 के ऊपर में लगने वाला नॉर्मल है N2, जो नीचे वाली सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगी वो है N2। एक है इस केस में M2G, जो कि है इसका वेट। अब जो है M1 वाला जो फोर्स है, M1 वाली जो सरफेस है, देखो क्या है कि ये से ये सरफेस है, ये इस पे नॉर्मल लगा रही है, ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगा रही है। ऐसे ही जैसे ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगी तो ये सरफेस इस पे भी नॉर्मल लगाएगी। इस तरीके से होंगे तो M2 पे ऊपर से नीचे की तरफ भी एक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो है N1, जो ऊपर वाली जो M1 वाला है जो इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है वो। तो अब ये बन गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम सोल्व करेंगे। इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड है, जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। तो अपवर्ड जो फोर्स है वो है N2 और डाउनवर्ड जो फोर्स है वो है N1 प्लस M2G। ठीक है, ऊपर क्योंकि N1 की वैल्यू पहले ही हमने निकाल ली थी, तो N2 अपने पास में हो जाता है M1G प्लस M2G। तो N2 की वैल्यू हो जाती है M1 प्लस M2 इंटू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज किया गया है, ये बन गया है N2 वाला नॉर्मल। ठीक है, N2 नॉर्मल वो है जो अपने पास में M2 और M3 वाली सरफेस के बीच में है। अब नेक्स्ट है जो नॉर्मल निकालने वाले हैं वो है M3 का, जो ग्राउंड M3 पे लगा रहा है वो वाला नॉर्मल। तो उस केस में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा M3 का। ठीक है, तो M3 का जो वेट है वो लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M3G। जो नीचे वाली सरफेस है वो उस पर नॉर्मल लगा दी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है N3। बट इससे ऊपर जो M2 ब्लॉक रखा हुआ था वो भी इसको नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जो कि उसका रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर जो लग रहा था वो है। तो ये इस पे लगने वाले फोर्स हैं। तो इस केस में हम कर लेंगे जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड है, क्योंकि इस पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस्ड ही हैं। तो N2 प्लस M3G, अपवर्ड में है सिर्फ N3, नीचे की तरफ है N2 और M3। N2 को मैंने लिख लिया है M1 प्लस M2 इंटू जी प्लस M3 इंटू, दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ये वैल्यू हो जाती है N3, जो कि बन गई है अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 बन गई है। ये तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल निकालने का तरीका। एक और मेथड है वो भी बता देता हूँ, अदर वे या अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड को समझना, हम किसी बॉडीज का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे 2, 3, 4 जितनी भी बॉडी मिक्स करके एक डायग्राम बनाना चाहें उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, वी कैन मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कंबाइंड सिस्टम। जो कंबाइंड सिस्टम है उसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम M1 का ही बना रहा हूँ। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, M1 है,
m1 का जो वेट है वो लग जाएगा m1g, और नीचे वाली जो सरफेस इस पे नॉर्मल लगा रही होगी ऊपर की तरफ में, वो बन गया है n। तो n की वैल्यू तो n1 की तो सीधी ही वैल्यू आ गई है m1g। नेक्स्ट दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं m1 और m2 का मिला के। तो इसमें ये जो दो ब्लॉक है इनका मिला के एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो इस केस में क्या है, जो n1 है वो इंटरनल फोर्स बन गया है, उसका कोई भी रोल नहीं है, जितना ऊपर है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उस फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं बचा। तो m1 प्लस m2 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो उसका जो वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m1 प्लस m2 इंटू जी, और इस पे लगने वाला जो सरफेस का नॉर्मल था वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों इसमें बैलेंस्ड फोर्स हैं, तो n2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ही आ गई है m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम तीनों का एक साथ मिला के, m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से है m1 m2 और m3, तीनों मास है, उन तीनों को मैंने एक साथ ऐड कर लिया है। तो अब इनका जो वेट बनेगा तीनों का मिला के वो हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, और इसमें नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा इस पे नॉर्मल। यहाँ पे लगने वाला जो नॉर्मल है वो होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ऐसे नॉर्मल लग रहा होता है n1 n2 और n3, तीनों नॉर्मल हमने निकाल लिए है, और ये है इन सबको निकालने का जो तरीका है वो। ठीक है, सेम प्रॉब्लम जो है वो अपने पास में जो पुली ब्लॉक सिस्टम है या सिर्फ ब्लॉक किसी रस्सी से बंधे हुए हैं, उन सब केसेस में भी ये केस यूज किया जा सकता है। ओके, देखो एक एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उस पे मैंने मास लगा दिया है 2 kg, उस पे उससे नीचे की तरफ में मास लगा दिया है 3 kg। ऐसा अपने पास में सिनेरियो है, और हमें निकालना है, इस वाली रस्सी को बोल दिया है 1, इसको स्ट्रिंग नंबर 2। फाइंड आउट टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। ये जो दो स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर में जो टेंशन है वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो, सबसे पहला काम तो यही होगा कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाएं। 3 है, 3 का वेट जो लग रहा होगा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि बन जाएगा 30 न्यूटन। ऊपर की डायरेक्शन में है टेंशन T1, यही उस टेंशन का ही रिएक्शन पेयर है, तो इसको मैंने लिख दिया है T1। ओके, अब जो 2 kg है, 2 kg का वेट लिख देता हूँ। 2 kg का जो वेट है वो है 20 न्यूटन। इसमें जो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है वो हो गई है T2। ठीक है, तो इस तरीके से 3 kg और 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अपने पास में आ गया है। यहाँ से अगर 3 kg की बैलेंसिंग करता हूँ तो उससे मुझे सीधा ही पता चल जा रहा है, जो T1 है उसकी वैल्यू हो गई है 30 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे T2 निकालना है, तो T2 निकालना है तो या तो इसकी इक्वेशन सोल्व करूँ। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बनती है कि ऊपर की तरफ लगने वाला है T2, नीचे की तरफ लग रहा है T1 प्लस 20 न्यूटन। अब मैं T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, तो जिससे कि बनेगा 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। तो इस केस में आंसर आ जाता है 50 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आ गई है 50 न्यूटन। बट अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम भी तो बना सकता था। इन दोनों का कंबाइंड बनाते तो नीचे की तरफ इसका वेट हो जाता 3 + 2, 5 kg की वजह से 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ है T2, तो उससे भी आंसर आ जाता है T2 = 50 न्यूटन। तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा ही कंसेप्ट है। ठीक है, देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने पास में मंकी प्रॉब्लम।
एक अपने पास में एक मंकी है जिसका मास मान लेता हूं मैं 10 kg। इसके नीचे एक मंकी लगा हुआ है, उसका मास है 15 kg। ठीक है, इसके अंदर हमें निकालना है इस जो ऊपर रस्सी बंधी हुई है इसमें टेंशन, और नीचे जो मंकी की पूंछ है इसके अंदर में टेंशन, इन दोनों में टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें हमें जो निकालना है वो क्या है कि इस स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन, और ये जो नीचे वाला जो मंकी है, जो ऊपर वाला मंकी है, उसकी टेल में जो टेंशन है वो। तो अब इसका डायग्राम बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आएगी इससे नीचे लगे हुए पूरे वेट की वजह से। ऊपर वाली जो स्ट्रिंग के अंदर में जो टेंशन है, इस टेंशन का नाम मैं दे देता हूँ T1। तो T1 की वैल्यू हो जाती है इसके नीचे लगा हुआ वेट 10 + 15 इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, तो आ जाएगा 250 न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको 10 लेके चल रहे हैं। इसकी जो टेल है इसके अंदर में लगाने वाली टेंशन अगर मुझे लिखनी है तो इसको लिख देता हूँ T2, और जो T2 है वो इसके नीचे लगे हुए वेट की वजह से आ जाएगी। तो 15 इंटू जी मतलब कि 150 न्यूटन। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं पूछता हूँ। एक अपने पास में सीलिंग है, सीलिंग पे इस तरीके से मैंने वेट्स को लगा रखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो वेट है उनको लगा रखा है। ऐसे हैं अपने पास में वेट। ठीक है, सबका मास है m m m m m। 1 2 3 4 5 6 है टोटल। ठीक है, हमें पूरे कंप्लीट नज़र आ रहा है कि डायग्राम पे। हाँ ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे कितनी टेंशन होगी। फाइंड आउट टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में कितनी टेंशन होगी। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो इसके नीचे लगे हुए वेट की वजह से होगी। इसके नीचे लगा हुआ वेट 1 2 3 4 4 है, इन चारों का मिला के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो उसका मास हो जाएगा 4m, और उसका वेट हो जाएगा 4mg, और वो जो ऊपर रस्सी से कनेक्टेड है उसमें टेंशन आ जाएगी T। तो ये जो टेंशन है ये बन जाती है 4mg। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसे केसेस में उनको सोल्व किया जा सकता है। इतना इजी सा ही इसका मेथड है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर में एक ब्लॉक की और प्रॉब्लम बताता हूँ। ऐसे मान लेते हैं हमने ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये है m m m m। एक कोई सरफेस है, उसके ऊपर में 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक रखे हुए हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमें इसके अंदर में निकालना है तो दूसरी और तीसरी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो सरफेस है वहां पे लगने वाली नॉर्मल। फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन ऑन सेकंड ब्लॉक बाय थर्ड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक पे लगने वाली टेंशन निकालनी है थर्ड ब्लॉक की वजह से। ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये, इसके ऊपर थर्ड की वजह से कितनी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लग रही है। ठीक है, ऐसा कोई केस आ जाए तो उसमें हम चाहे ये निकाल लें सेकंड ब्लॉक ने जो थर्ड ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है वो, चाहे थर्ड ने जो सेकंड पे लगाया है वो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों ही एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो हम वो निकाल लेते हैं जो कि थर्ड ब्लॉक सेकंड के ऊपर में, सॉरी, जो कि सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक पे लगा रही है। तो ऐसा करने के लिए इससे ऊपर जितना भी सिस्टम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो 1 2 और 3, इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो वो बन गया है 3mg। नीचे की डायरेक्शन में बन गया है इसका वेट 3mg। अब जो दूसरी वाली सरफेस है वो तीसरी पे जो नॉर्मल लगा रही है वो लिख दिया मैंने ऊपर की डायरेक्शन, नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3।
तो नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3 की वैल्यू आ जाती है 3 mg। इतना सिंपल सा अपने पास में सिनेरियो है। ऐसे क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इन सब क्वेश्चंस का आंसर आएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है ये सारी चीज़, ठीक है। अब देखो इसके बाद में और कुछ कंसेप्ट हैं, इसके बाद वाले वो सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में एक इस तरीके से सिनेरियो है, एक है सीलिंग, ठीक है। इस सीलिंग से कुछ ऐसे सी मैंने कर रखा है। ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ये वाला एंगल है 53 डिग्री। इसके बाद में इससे नीचे मैंने 10 kg का ब्लॉक लटका रखा है, ठीक है। इस तरफ वाली जो स्ट्रिंग है वो है 1, इसको बोला है 2, इसको बोला है 3। फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3। ये जो 3 स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2 और स्ट्रिंग नंबर 3, इन तीनों स्ट्रिंग्स के अंदर में टेंशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखो तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन इस तरीके से अपने पास में 3 स्ट्रिंग बंधी हुई है, 1, 2 और 3। इसके नीचे मैंने 10 kg का वेट लगाया हुआ है, और 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग, ये जो तीनों स्ट्रिंग है इनके अंदर में टेंशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सबसे इजी जो है अपने पास में 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। 10 का जो वेट हो गया वो हो गया 10 इंटू जी, जी की वैल्यू तो 10 ही होती है, तो 100 ऊपर की डायरेक्शन में है T3 टेंशन, तो जो T3 है उसकी वैल्यू आ गई है 100 न्यूटन। तो इसका इस तरीके से अपने पास में जो सिचुएशन है वो बन गई है। ये है अपने पास में बन गया है T3, ये है T2, इस वाले पॉइंट पे ये है T1, और नीचे वाले की तरफ में ये है T3। इस तरीके से अपने पास में ये सिनेरियो बन गया है। अब इसी जो ये जो तीनों पॉइंट है इनको मैं थोड़ा सा लार्ज सी डिटेल बना के इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। इसकी तरफ है वो है तो है 100 न्यूटन, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इनके कोई कंपोनेंट ही रिजोल्व करने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल मतलब कि ऐसी डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसी डायरेक्शन। इनमें कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे। ये है T2, ये है T1, ओके। ऐसे अगर मैं ये वाली लाइन खींच देता हूँ, ये, हाँ, तो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी 53 बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ये जो स्क्रीन है नहीं दिख पा रही थी। अब देखो वापस से बताता हूँ। ये अपने पास में T2, ये अपने पास में है T3, इसका ही मैंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया है। अब इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया है वर्टिकल, ऐसे हमने ट्रीट कर लिया इसको, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन इधर ऐसे खींचूँ तो ये एंगल 53 है, तो इधर वाला एंगल भी 53 होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस डायग्राम के अंदर में ये एंगल बन जाता है 53। ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल ये 37 है, तो ये वाला एंगल है ये भी 37 बन जाएगा, तो ये जो इधर वाला एंगल है ये भी बन जाएगा 37। तो T1 का मैं इधर वाला कंपोनेंट करता हूँ, तो T1 का जो इस तरफ का कंपोनेंट है वो बन जाता है T1 cos 37, और T1 का जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो बन जाता है T1 sin 37, ठीक है। सिमिलरली T2 के कंपोनेंट करता हूँ, T2 का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट हो जाता है T2 cos थीटा, तो बन जाएगा T2 cos 53, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट है ये वाला करूँगा तो ये वाला अपने पास में हो जाएगा T2 sin 53। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, T1 cos 37 प्लस T2 sin 53। ये अपने पास में बन गया है ऊपर वाले की तरफ का कंपोनेंट, लेफ्ट का, राइट का और डाउनवर्ड का। तीनों तरफ के जो कंपोनेंट है वो मैंने लिख दिए हैं। इस तरीके से तीनों साइड के जो कंपोनेंट है वो बन गए हैं। तो अब मैं सोल्व कर देता हूं इन हॉरिजॉन्टल।
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रिजोल्यूशन है वो करते हैं, जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे लगने वाले सारे फोर्स बैलेंस फोर्स हैं, इस पॉइंट पे लगने वाले। तो इस तरीके से लिख दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना लेफ्ट में लग रहा है वो है T1 cos 37 इज इक्वल टू T2 cos 53। तो ये अपने पास में बन जाएगा T1 cos 37 है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि बनती है 4/5। ये है T2 cos 53 है, इसकी वैल्यू बनती है 3/5। तो इस तरीके से इन दोनों कंपोनेंट्स को मैंने लिख दिया है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से बन जाता है 4T1 इज इक्वल टू 3T2। ओके, बिल्कुल यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है। T1 और T2 की टर्म्स में हमने लिख दिया। ओके, हाँ। अब इसके बाद में वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट को सोल्व करते हैं। ये अपने पास में है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लिखता हूं इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, ये है वर्टिकल डायरेक्शन, जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ है उसको मैंने लिखा है T1 cos 37 प्लस T2, वेट ये था बेटा साइन, बाद में लिखते टाइम में टाइपिंग मिस्टेक मैंने कर दी थी। साइन T2 साइन 53 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, और इनका जो वैल्यू है वो लिखता हूँ, T1 साइन 37 बनेगा 3/5, T2 ये बन जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो इधर से बनता है अपने पास में 3T1 प्लस 4T2, 5 को एलसीएम लेके राइट साइड में ले गए, इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये बन गई है अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट में जो लिखा था वो थी इक्वेशन नंबर 1, राइट में जो लिखा है वो है इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, T1 और T2 की टर्म्स में दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपने पास में जो T1 और T2 है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज ही हमें लिखने वाला हूँ नाउ। इक्वेशन नंबर 1 से T1 इज इक्वल टू 3/4 T2 फ्रॉम पुट T1 इज इक्वल टू, यहाँ वाली इक्वेशन से मैंने ये लिखा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो 3 इंटू T1 की जगह पे लिख दिया है 3/4 T2 प्लस 4 T2 इज इक्वल टू 500। तो मैंने 4 को एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया है T2, तो ये हो चुका है 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 500। 16 प्लस 9 ये हो चुका है 25/4 T2 इज इक्वल टू 500। तो T2 की वैल्यू हो गई है 500 इंटू 4/25। ठीक है, तो ये हो जाता है 20 इंटू 2, 20 इंटू 4 मतलब कि 80 न्यूटन। जो T2 वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है 80 न्यूटन। ठीक है, अब उसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये वाली इक्वेशन से T1 निकाल देता हूँ। तो T1 है वो आ जाएगा 3/4 इंटू T2 80, तो ये बन जाएगा 60 न्यूटन। ये तो आगे जो चीज़ें करी हैं वो तो मैथमेटिकली करी हैं, फिजिक्स सिर्फ यहीं तक था, इसके कंपोनेंट रिजोल्व करना और इस तरीके से ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। तो ये हो गया है इस चीज़ को सोल्व करने का तरीका। ऐसे ही अपने पास में इस पे बेस्ड एक थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। तो पहले लामीज थ्योरम है उसको बता देता हूँ। जो मैंने वेक्टर वाले जो वो था, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री करी थी तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इस चीज़ को समझा था। ठीक है, तो करते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, ये देखो अपने पास में क्या होती है, इसको साइन रूल भी बोल देते हैं, साइन रूल। अब अगर इस तरीके से कोई फोर्स गिवन है, एक फोर्स है, दूसरा फोर्स है और तीसरा फोर्स है, F1 F2 और F3।
अगर तीनों फोर्स का रिजल्टेंट मिला के 0 है, इफ F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का जो वेक्टर सम है उसकी वैल्यू अगर 0 है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड और उसके सामने वाला एंगल बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 वाला फोर्स और उसके सामने वाला एंगल गामा अपॉन साइन गामा। ये अपने पास में इक्वेशन ऐसे केस में सेटिस्फाई होगी। ये बन जाता है अपना जो लामीज थ्योरम है वो। अब इसके बाद में अब तक जो हमने प्रॉब्लम करी थी उसी प्रॉब्लम को मैं लामीज थ्योरम से करके दिखाने वाला हूं। तो लामीज थ्योरम में देखो क्या बनता है, ये है अपने पास में प्रॉब्लम। इसके अंदर में ऐसे मैंने 3 फोर्स दे रखे हैं, एक है T1, एक है T2, एक है 100 न्यूटन, और ये फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं। तो इसमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है हमें लामीज थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो लामीज थ्योरम का यूज करने के लिए हमें पहले तो एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एंगल कितना है, तो सारे एंगल निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं ये एंगल बताता हूँ, ये एंगल जो है ये तो 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। अब इस लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल है वो 9 जो 180 रहेगा, 37 और 53, 90 खत्म हो चुका, तो ये जो इतना सा एंगल है ये भी बन जाता है 90। तो अब इसमें लामीज थ्योरम अप्लाई करता हूँ। 100, या तो पहले T1 से स्टार्ट कर देते हैं, T1 अपॉन इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये बनेगा 90 प्लस 53 अपॉन साइन 90 प्लस 53। T2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ इसके सामने वाले एंगल से जो कि है 90 और फिर तो 37, इसके सामने वाला एंगल इतना सा बन रहा है जो कि बन जाएगा साइन 90 प्लस 37। ओके, और इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने पास में 100 अपॉन 100 के सामने वाला एंगल, 100 के सामने वाला एंगल है 90 डिग्री अपॉन साइन 90। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। पहले मैं इस टर्म को और इस टर्म को लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली को, क्योंकि T1 कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस 53 इज इक्वल टू 100 अपॉन ये तो बन गया है 1, T1 इज इक्वल टू 100 इंटू कोस 53, 100 इंटू कोस 53 बन जाता है 3/5। तो जो T1 है उसकी वैल्यू हो जाती है 5 से ये 20 पे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाती है 60 न्यूटन, जो कि अपने लिए बिल्कुल सही आंसर है। यही आंसर आया था पहले भी। तो T1 है उसकी वैल्यू आ गई है 60 न्यूटन, जो कि सही है। अब इस टर्म को और इस टर्म को उठा के चलता हूँ। ठीक है, T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा जो कि बन जाता है कोस थीटा, तो ये बन जाता है कोस 37 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 90 है 1। तो इस चीज़ का यूज करके जो T2 है उसकी वैल्यू बनती है 100 कोस ऑफ 37, 100 इंटू 4 अपॉन 5, तो ये बन जाता है 20 इंटू 40, 80 न्यूटन। तो इस तरीके से जो T2 है उसकी वैल्यू भी आ जाती है। ये है T1, ये है T2। तो ऐसे करके जो T1, T2 और T3 है उसकी वैल्यू तो 100 न्यूटन ही थी। ऐसे करके ये टाइप की प्रॉब्लम भी सोल्व करी जा सकती है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो करते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन आ जाए तो उस केस में किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करनी है, वो वाली अप्रोच है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला ही केस चल रहा है, बस इसके अंदर में मैंने थोड़ा सा एक अलग सा केस है वो डिस्कस करने के लिए ऐसा इंक्लाइंड प्लेन सा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको बस एक बार समझा रहा हूँ, हमेशा के लिए इसको याद ही रखना है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। ये अपने पास में मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है, इस पे मैंने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा कोई मैंने इस पे ब्लॉक रखा है जिस ब्लॉक का मास है m, इसको मैंने एक रस्सी से बांध के यहां से इसको बांध दिया है। ओके, तो इस केस में कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं, इनक्लाइन प्लेन के अलोंग में क्या कंपोनेंट होंगे और किस तरीके से क्या कुछ इस केस में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस प्रॉब्लम को सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहला काम आता है, ऐसे जब भी केसेस आएंगे तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो जो m है इसका वेट आ जाएगा mg, और क्योंकि यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी में टेंशन आ जाएगा t, और ये जो सरफेस है, सरफेस से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उस तरफ आता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में लगता है, नॉर्मल की ही डायरेक्शन में लगता है। अब देखो, इसके बाद में अपने पास में जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, तो उनको सोल्व करने के लिए हमें पता करना चाहिए कि ऐसे केस में हम कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं इनके वेरियस डायरेक्शंस में। ठीक है, जो डायरेक्शन में मेंशन कर रहा हूं उनको समझते रहना धीरे धीरे करके। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में रह के बिल्कुल मिड में कर दिया है, हाँ ऐसे कर दिया है। अब देखो इसमें क्या है कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, या इसको एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं। इसमें जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इसको वाई डायरेक्शन बोल देते हैं। इसमें जो इधर वाली डायरेक्शन है इसको बोल देते हैं इंक्लाइंड प्लेन वाली डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। कंप्लीट बात करें तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको बोल देते हैं नॉर्मल वाली डायरेक्शन। तो इसमें हमें एंगल्स देखने होते हैं कि भाई कौन कौन सा एंगल क्या होगा। जैसा कि हमें पता है ये पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन वाली लाइन है। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये वाला जो एंगल है ये बन गया है थीटा, और इसके सामने ये वाला जो एंगल है ये भी बन गया है थीटा। ठीक है, ये एंगल हमेशा याद रखना है कि ये एंगल थीटा बनेगा। अब देखो, जैसे कि ये लाइन है एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो ये एक एंगल अगर थीटा है तो इससे ऊपर वाला एंगल जो है वो बन जाएगा 90 माइनस थीटा, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ मार्क कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट ये है नॉर्मल, ये है इसका इंक्लाइन प्लेन। नॉर्मल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। ठीक है, अब ये जो इतना सा एंगल बनाया था ये था अपने पास में 90 माइनस थीटा, तो इससे अगला ये वाला जो एंगल है ये वाला बन जाएगा थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा बना है तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये एंगल भी इसमें थीटा ही बनता है। अब देखो बेटा, x और माइनस वाई है, इन दोनों के ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये एंगल थीटा है, तो इससे अगले वाला एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जिसको मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। ये वाला एंगल था 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी बन जाता है 90 माइनस थीटा, और इसके सामने वाला एंगल है ये भी बन जाता है 90 माइनस थीटा। तो ऐसा जो अपने पास में केस होता है उसमें हमें देखो क्या याद रखना है। तो 90 माइनस थीटा है, उन वालों को समझने के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि डायग्राम ज़्यादा खराब ना हो। तो ऐसी चीज़ ध्यान रखना कि अपने पास में जो mg है उसका नॉर्मल से दूसरी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा थीटा, और mg का इधर वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg कोस थीटा, mg का इस तरफ वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। वो अकॉर्डिंगली हम लिख लिया करेंगे, उसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। बट जो एंगल थीटा है वो सब आपको याद होने चाहिए। तो एक थीटा बनता है, एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। ऐसे करके ये सारे के सारे एंगल हैं, इनको रिजोल्व किया जाता है। अब उसके अकॉर्डिंगली इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये अपने पास में है कंसेप्ट। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था। तो इस क्वेश्चन है, इसको मैं वापिस से लिख देता हूं, एक बार रुकना जरा। तो ये है बेटा क्वेश्चन। इस केस में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को किसी ब्लॉक से बांध दिया है, ठीक है, जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है। इस केस में हमें कैलकुलेट करना है, टेंशन निकालनी है
स्ट्रिंग के बीच में और जो अपने पास में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन क्या होगी, और एक हमें निकालना है कि इस पे लगने वाला नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, ऊपर इस चीज़ को मैंने समझाया ही था। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखो जो m है उसका वेट लिख देते हैं। m का जो वेट है वो बन जाएगा mg। ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्योंकि रस्सी कनेक्टेड है तो इस डायरेक्शन में बन जाएगी टेंशन, और इस सरफेस से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में बन जाएगा नॉर्मल। अब ऐसा कोई केस रहता है तो उसमें मोस्ट ऑफ टाइम पे कोशिश किया करो कि जो कंपोनेंट रिजोल्व करें वो हम नॉर्मल के अलोंग करें, और जो अपने पास में इनक्लाइन प्लेन के अलोंग करें, और नॉर्मल टू द इनक्लाइन प्लेन के अलोंग करें, तो वो अपने लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। तो एम जी का जो इस तरफ वाला कंपोनेंट लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल थीटा ही बनता है, तो ये कंपोनेंट आ जाता है एम जी कोस थीटा, और एम जी का इस तरफ वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो वो कंपोनेंट आ जाता है एम जी साइन थीटा। अब इसके जो कंपोनेंट है वो लिखता हूं मैं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग में ये लगने वाले फोर्स सारे बैलेंस्ड हैं, क्योंकि ये जो मास है ये रेस्ट पे रखा हुआ है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है वो है टेंशन, और नीचे की तरफ लग रहा है वो है एम जी साइन थीटा। इनक्लाइन प्लेन के अलोंग में इस प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कर लिया है। अब दूसरा है ये अपने पास में नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल में किस तरीके से रहेंगे, तो इसमें अपन हम लिख देते हैं डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन से नॉर्मल की डायरेक्शन में कैसे अपने कंपोनेंट होंगे। जितना ऊपर की तरफ है फोर्स उतना ही नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ है नॉर्मल, नीचे की तरफ है एम जी कोस थीटा। तो नॉर्मल को और एम जी कोस थीटा को मैंने इक्वल पुट कर दिया है, तो यहाँ से टेंशन भी आ गई है, जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू भी आ गई है। ऐसे अपने पास में इनक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा। पर इनक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम्स कुछ बची हुई हैं, उससे पहले अपनी नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वही बची हुई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर लेते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है वही। एक अपने पास में एक ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है, ओके, ऐसे किसी सरफेस पे m है इसका मास, इस पे मैंने F फोर्स अप्लाई कर दिया है F, और ये F फोर्स ऐसे अप्लाई किया है जो कि वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट नॉर्मल ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। ब्लॉक ने ग्राउंड पे कितना नॉर्मल लगाया है। ठीक है, ब्लॉक ने ग्राउंड पे जो नॉर्मल लगाया है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में हम ब्लॉक ने जो ग्राउंड पे नॉर्मल लगाया है उसको कैलकुलेट ना करके ग्राउंड ने जो ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो भी अपना आंसर ठीक ही आएगा। वो ठीक क्यों आएगा, उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर ही हैं, दोनों सेम ही फोर्स हैं। सॉल्यूशन वाला जो डायग्राम था वो है ये लो। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट रिजोल्व करता हूं मैं। इस फोर्स है, इस फोर्स का ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट है वो बन जाएगा एफ साइन थीटा। नीचे की डायरेक्शन में है वो बन जाएगा एम जी, और जो सरफेस ऊपर की तरफ लगा रही है वो बन जाएगा नॉर्मल। वाई एक्सिस के अलोंग में सारे फोर्स हैं वो बैलेंस्ड फोर्स हैं, जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स है। तो वाई एक्सिस के अलोंग में इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, तो नॉर्मल प्लस एफ कोस थीटा, ये है अपवर्ड का फोर्स, नीचे की तरफ है एम जी, तो नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाता है एम जी माइनस एफ कोस थीटा। ये वैल्यू हो गई है नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ कोस थीटा। बस इतना सा इसका सिंपल सा आंसर है, और इसमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस पे बेस्ड और एक एग्जाम्पल है वो पूछता हूं मैं। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है बेटा वो है ये, a weight mg suspended from the middle of the rope whose end are at same level। ठीक है, एक अपने पास में रोप है, उसकी रोप के बीच में एक हमने mg वेट को सस्पेंड कर दिया है, जिसके जो एंड है वो सेम लेवल पे है।
इफ रोप इज नो लॉन्गर हॉरिजॉन्टल द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप विल बी। तो रोप को वापस से स्ट्रेट करने के लिए कितना कम से कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो देखो ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में स्टार्टिंग के केस में जो रोप थी उसकी शेप इस तरीके से थी। ठीक है, दो अपने पास में ये सीलिंग है, तो इससे हमने रोप को बांध दिया है, बिल्कुल सीधी थी रोप। अब जैसे ही हमने इसके अंदर में मास लटकाया मिड में, तो जो रोप है उसकी शेप ऐसी हो गई है mg। ठीक है, रोप है वो थोड़ी सी लटक के नीचे की तरफ में आ गई है। ओके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो इस केस में हमसे पूछा गया है कि मिनिमम कितना हम इसके अंदर में टेंशन बढ़ाएं, ठीक है, जिसकी वजह से ये रोप वापिस से स्ट्रेट हो सके। तो दोनों तरफ में टेंशन लिख लेते हैं भाई। इस तरफ टेंशन है T, इस तरफ है टेंशन T। अब इन ये जो दोनों टेंशन है इनके कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं। टेंशन का एक इस तरफ का कंपोनेंट होगा, एक टेंशन का इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। तो टेंशन का ये कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा, इधर वाला क्या होगा, टी कोस थीटा। टेंशन का ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, दूसरी तरफ की टेंशन है इसका भी इधर का कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ बन जाएगा 2t साइन थीटा। तो जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स है। डन है बिल्कुल। इसको हम बैलेंस कर देते हैं वाई एक्सिस के अलोंग में। 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है mg अपॉन 2 साइन थीटा। बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चाहते हैं कि अपनी जो रोप है वो वापिस से हॉरिजॉन्टल हो जाए, वापिस से कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाए। इसका मतलब है कि अगर वापिस से रोप को स्ट्रेट होना है तो ये जो एंगल है ये बन जाना चाहिए 0 डिग्री। तो अपने पास में बन जाएगा mg अपॉन 2 साइन 0। साइन 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा mg अपॉन 0, जो कि बन जाएगा इन्फिनिटी। तो इस केस में हमें इन्फिनिटी टेंशन चाहिए कि इसको वापिस से स्ट्रेट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो रोप है ये वापस कभी स्ट्रेट हो ही नहीं पाएगी। बेसिक सा जो मीनिंग है वो इसका ये है। तो रोप है वो कभी भी किसी भी केस में वापस से स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, अगर जब तक इस पे ग्रेविटी लग रही होगी जब तक। ये है इसका आंसर। तो अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये है